हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल आइडियाज में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरसी ग्रुप डी के जो एग्जाम है वो लगातार कंडक्ट कराया जा रहा है। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ 14 सितंबर 2022 को कंडक्ट कराए गए सभी शिफ्टों में ग्रुप डी के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब क्वेश्चन का एनालिसिस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और भी फ्री में पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों कुछ भाइयों को भी शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों का एग्जाम भविष्य में होना बाकी उन लोगों के लिए भी वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इस में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रत्यावर्ती धारा को घटाना या बढ़ाना इसका मुख्य कार्य होता है। और इसकी रचना की बात करें तो 1885 में मॉडल प्रत्यावर्ती धारक ट्रांसफार्मर का आविष्कार 3 इंजीनियर द्वारा किया गया था, अर्थात 3 लोगों ने इसे बनाया था। 3 इंजीनियरों ने सन 1885 में, जो कि थे ऑटो ब्लेथी, मिक्सा डेरी और कैरोली जिपरनॉक्सी, ये 3 इंजीनियर थे। इनके द्वारा जो है 1885 में ट्रांसफार्मर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विद्युत मोटर ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। दोस्तों, याद रखना कि विद्युत मोटर जो होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करें फैक्ट की तो डायनोमो जो होता है या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट होती है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है और ताप ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा भी हम इसमें कह सकते हैं। और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन होता है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइक्रोफोन, जो कि बार बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। दोस्तों, कुछ इफेक्ट्स बताने थे कि ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं जाने पर आवर्त सारणी में जो है क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान प्रायः घटता है। और दे रखा है आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयन विभव का मान घटता है। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या का मान जो है बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के जो है परमाणु आकार में जो है वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो कहाँ है। दोस्तों, याद रखना है कि भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों, याद रखना कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, राजीव गांधी के समय में हुआ था, यह शिक्षा से संबंधित है और इसके अंतर्गत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो वर्तमान पहले जो हमारा संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ दिए गए। उसके बाद जो है 11वां संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन से सन 2002 में जोड़ दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना, अर्थात इसको भी अनुच्छेद 21 और भाग 3 के अंतर्गत जोड़ा गया था और हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य कराने का इसमें अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, याद रखना कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध, अर्थात कोई बालक हैं जो अभी मतलब 18 वर्ष की आयु उनकी पूर्ण नहीं हुई फिर भी वो कारखानों में या कहीं और कार्य कर रहे हैं तो उनको काम को प्रतिबंध लगाना, ये है उनसे कोई कार्य करवाता है तो उस पर प्रतिबंध लगाना, ये अनुच्छेद 24 के अंदर कहा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 23 के अंदर जो है मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध है, अर्थात मानव के अंगों की तस्करी या मानव को बेचने पर और बालकों से श्रम लेने पर इसके प्रति निषेध अनुच्छेद 23 के अंतर्गत लिखा है। देवनागरी लिपि का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 के भाग 1 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख की बात करें तो यह 324 अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है और उच्च न्यायालय के संगठन का अनुच्छेद जो है वो 124 है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि एकता दिवस जो कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और यह भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर जो है इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, याद रखना दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने 1875 में मुंबई में जो आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि नीतू घंघास किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, याद रखना कि नीतू घंघास जो है मुक्केबाजी से संबंधित, अर्थात मुक्केबाजी इनका खेल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि आईआईटी खड़गपुर में कौन सा कैंसर का इनोवेशन किया गया था। दोस्तों, याद रखना कि आईआईटी खड़गपुर में जो है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल आर्काइव ऑफ कैंसर इमेजिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में चाबी बोलते हैं, का जो है इनोवेशन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। दोस्तों, ऑप्शन दे रखी थी 4, जिसमें से सही ऑप्शन था सीजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति किस अनुच्छेद में। दोस्तों, याद रखना कि राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर की शक्ति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो दोस्तों, याद रखना कि गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे या अर्धमगधी भाषा भी इसको बोलते हैं। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, जिसे हम
धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध की सर्वाधिक उपदेशों की बात करें तो इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे और इनकी भाषा जो है प्राकृतिक अथवा पाली थी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी की सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को एग्जाम होना बाकी है भविष्य में उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुंच सके। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।